हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो ये हमारा सीरीज चल रहा है वह लुसेंट सामान्य ज्ञान का सीरीज चल रहा है। अगर आप हमारे साथ पूरे लुसेंट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक मौर्य साम्राज्य को। ठीक है, तो यहाँ पर है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनका जन्म जो हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान में रखिएगा कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और इनका जन्म जो हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कई बार सवाल पूछ दिया जाता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। ठीक है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल आज से निम्न कुल से उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए जो विशाखादत्त है, विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। और क्या बताया गया है कि इनके लिए ब्रिसल शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है आज से, यानी आज से जिसका होता है निम्न कुल में उत्पन्न। ठीक है, तो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मुद्रा राक्षस में बताया गया है कि निम्न कुल में उत्पन्न हुए थे। और यह मुद्रा जो राक्षस है यह लेखक है इनके विशाखादत्त। याद रखिएगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखादत्त। आगे बढ़ते हैं। धानानंद को हराने में चाणक्य, जिनके बारे में हम लोग कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं इनको, और इनके जो पुस्तक है उसका नाम अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो धानानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। ठीक है, धानानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। तो चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो कौटिल्य बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है कि इनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है अर्थशास्त्र है। तो चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक कौन है? अर्थशास्त्र है। इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि यह पुस्तक किससे संबंधित है। यह पुस्तक जो है राजनीतिक से संबंधित है। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है और यह जो पुस्तक है वह संबंधित है राजनीतिक से, न कि अर्थशास्त्र से। आपको याद रखना होगा कि जो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है वह राजनीतिक से संबंधित है, ना कि अर्थशास्त्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की गद्दी, ठीक है, पर 322 ईसा पूर्व में बैठा है। चंद्रगुप्त जो था, यहाँ पर मौर्य नहीं बल्कि मगध लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त जो था वह मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त था वह जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने अपना जो अंतिम समय था कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर व्यतीत किया। ठीक है, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। 305 में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है, याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी, ठीक है, कॉर्नेलिया की शादी जो था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध से संधि के शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिया। तो देखिए जब सेल्यूकस निकेटर 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य से हारा तो उसने संधि के लिए अपनी पुत्री से चंद्रगुप्त की शादी कर दी। ठीक है, और उन्होंने जो 4 वहां पर प्रांत दिए, काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान, ये 4 जो थे प्रांत ये चंद्रगुप्त को मिला। ठीक है, ये चंद्रगुप्त को इसलिए मिला क्योंकि वह युद्ध शांति के यही शर्त थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त की शादी कॉर्नेलिया से हो गया, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और यह वीडियो आपके लिए सहयोगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। चलिए यहाँ पर जो हमें पढ़ना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है, अभी हम लोगों ने जाना कि चंद्रगुप्त जो था जैन धर्म को मानने वाला था और यह जैनी गुरु जो भद्रबाहु थे उनसे जैन धर्म की शिक्षा लिए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे दीक्षा लिया था? तो जैन धर्म के जो गुरु हैं भद्रबाहु, उनसे उन्होंने शिक्षा लिया था। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था और जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही पढ़े थे कि मेगास्थनीज जो था वह सेलुकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और मेगास्थनीज द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम इंडिका है। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम क्या है? इंडिका है, याद रखिएगा। और मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। तो जो इंडिका पुस्तक थी और जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है और उन मेगास्थनीज के द्वारा यह बताया जा रहा है कि जब जनता के सामने राजा आता था उसको शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, उसका शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था और उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता है और उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार हो रहते हैं। ठीक है, कुछ अंगरक्षक को पेड़ों को लेकर चलते हैं और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का झुंड होता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो राजा था वह सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरा हुआ रहता था और उनके खाना खाने के से पहले जो नौकर उस खाने को चखते थे वे लगातार दो रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो ऐसा उन्होंने मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में बताया है। ठीक है, पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने बताया है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। जो 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। देखिए ये जो मेगास्थनीज है पाटलिपुत्र के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया कि ये जो है एक प्राचीर से घिरा हुआ है, विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले जो घर हैं वह लकड़ी और कच्ची ईंटों से बना है। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरे से घिरा है। तो यहाँ पर मेगास्थनीज ने इन सारी चीजों का वर्णन किया है अपने पुस्तक इंडिका में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पाटलिपुत्र के बारे में बताया है और उन्होंने उस समय के राजा के बारे में बताया है, सम्राट के बारे में मेगास्थनीज ने बताया है। और मेगास्थनीज जो था वह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। याद रखिएगा कि मेगास्थनीज जो था वह सेलुकस निकेटर का राजदूत था और यह जो सेलुकस निकेटर था यह चंद्रगुप्त मौर्य से जो था राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है, आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियानस में मिलता है। ठीक है, एम्पियानस ने किया था। ठीक है, इनका नाम है एम्पियानस और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच हुए युद्ध की चर्चा ये करते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार जो था चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी जो थे उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो था 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुआ था। ठीक है, तो आप पहले पढ़े थे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो अंतिम समय श्रवणबेलगोला में गुजारा था जो कि कर्नाटक के आसपास है। ठीक है, कर्नाटक के क्षेत्र में है। आगे हम लोग बिंदुसार के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये थे इतनी बातें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बिंदुसार के बारे में जानते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो उत्तराधिकारी बिंदुसार बना। ठीक है, बिंदुसार बना, उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। यह कब बैठा था? 298 ईस्वी में। ठीक है, और यह 298 ईस्वी में बैठा था और जो चंद्रगुप्त मौर्य की भी मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी में। तो यानी कि जो बिंदुसार हुआ वह क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी
हुआ। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। इसका नाम क्या होता है? अमित्रघात। ठीक है, इसका नाम होता है अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। ठीक है, अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। तो बिंदुसार को शत्रु विनाशक के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा कि शत्रु विनाशक के रूप में या अमित घात, ये सवाल आता है कि अमित घात के नाम से, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्र घात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। याद रखिएगा कि यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जबकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चंद्रगुप्त जो था वह जैन धर्म का अनुयायी था। वह जैन धर्म का अनुयायी था और वह जैन गुरु जो भद्रबाहु थे उनसे उन्होंने दीक्षा लिया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। नोट: अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और कलहण के राजतरंगिणी से पता चलता है कि शैव धर्म का उपासक था। ठीक है, निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। देखिए यहाँ पर अशोक जो थे पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और इसके बारे में पता चलता है कलहण के राजतरंगिणी से। ठीक है, तो कलहण के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? राजतरंगिणी। याद रखिएगा कि कलहण के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसका नाम है राजतरंगिणी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो अशोक थे उन्होंने निग्रोध के जो प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण जो है उसमें बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। ठीक है, वारिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार जो सीरियन नरेश एंटियोकस के ने बिंदुसार के दरबार में, ठीक है, डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था और इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी बनकर कौन आया था? डाइमेकस आया था। ठीक है, डाइमेकस नामक जो राजदूत था वह मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी बनकर आया था और इसको एंटियोकस ने जो सीरियन नरेश एंटियोकस थे उन्होंने भेजा था। ठीक है, किसके दरबार में? तो एस्ट्रेबो, ये जो था हमारे जो बिंदुसार हैं उनके दरबार में इसको भेजा गया था। मेगास्थनी जो आया था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और देखिए यहाँ पे मेगास्थनी किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त और ये जो डाइमेकस हैं, डाइमेकस किसके हैं? बिंदुसार के। तो बिंदुसार के दरबार में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात यह रहा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी वह बिंदुसार हुए, उसी तरह से मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी कौन हो गए? डाइमेकस हो गए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है। तो ठीक है, तो जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है। देखिए अभी तक आप लोग बिंदुसार के बारे में क्या क्या जाना कि बिंदुसार को, जो हमारा बिंदुसार है उनको अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। वहीं वायु पुराण में इनको भद्रसार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वहीं अगर जैन ग्रंथ में बात करें तो इनको सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। यानी कि 3 नामों से इनको जाना जाता है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा। चलिए, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। ठीक है, तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम, ठीक है, सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। तो इसको दबाने के लिए पहले सुसीम और उसके बाद अशोक को भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। और देखिए यहाँ पर एथेनियस के अनुसार, एथेनियस लेखक हैं और इनके अनुसार जो बिंदुसार ने सीरिया के शासक से एंटियोकस प्रथम जो था उनसे उन्होंने मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ठीक है, और एंटियोकस जो था उसी ने भेजा था किसको? जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी बनकर आया था, डाइमेकस। ठीक है,
डाइमेकस को जो भेजा था किसने, एंटियोकस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। ठीक है, बौद्ध विद्वान जो था तारानाथ, उन्होंने 16 राज्यों का विजेता बताया। तो देखिए अब यहाँ पर बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध विद्वान जो तारानाथ थे उसको 16 राज्यों का विजेता बनाया। वहीं जैन ग्रंथ ने इसको बिंदुसार को सिंहसेन कहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। वहीं अगर बात करें हम कि वायु पुराण में इसको भद्रसार कहा गया। ठीक है, बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया। और वहीं अगर बात करें तो इसको अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है, यानी कि इसके 4 उपनाम हो गए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इन सभी को। और अगला जो हमारा वीडियो का टॉपिक होगा वह अशोक होगा, क्योंकि अशोक का जो टॉपिक है वह कुछ बड़ा है, और तो इसीलिए इसे हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे लुसेंट को हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अशोक टॉपिक के साथ। ठीक है, अशोक जो टॉपिक है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यह बहुत जरूरी टॉपिक है। ठीक है, इतिहास में अगर अशोक के बारे में बात ना किया जाए तो इतिहास जो है अधूरा महसूस होता है। ठीक है, तो हम लोग अशोक के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में अशोक टॉपिक के साथ।